हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 28 होगा। इससे पहले हम 27 सेट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वह सभी वीडियो हमारे चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। यह सभी UPPCL TG2 एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का है, जो 2021 में और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथ ही साथ बार के लिए, ALP CBT 2 के लिए और जो बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है उसके लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसमें क्वेश्चन आज लगभग 50 प्लस क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम में हमेशा पूछते ही रहते हैं और ऑलरेडी UPPCL जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और सभी वीडियो का हम जो क्वेश्चन है उसका फुल्ली डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम हर क्वेश्चन से 2 से 4 देते रहेंगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला हमारा है, परिपथ में दिखाया गया मशीन की पहचान करें। तो देखिए, इस सर्किट में दिखाया गया जो मशीन है इसकी पहचान करना है। तो आप देख सकते हैं ये आर्मेचर है और इसके समांतर क्रम में एक वाइंडिंग की हुई है और यहाँ पे समांतर में सप्लाई है। तो ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है आपका DC शंट मोटर, दूसरा DC लघु शंट यौगिक मोटर, तीसरा DC श्रेणी मोटर, चौथा DC दीर्घ शंट यौगिक मोटर। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो दिखाया गया है ये आपका DC शंट मोटर होती है। ठीक है, ये आर्मेचर और सप्लाई के पैरेलल में इसमें बाइंडिंग होती है। ठीक है, यहीं पे यह बाइंडिंग यहाँ ना होके अगर यहाँ पे बाइंडिंग श्रेणी क्रम में हो जाता तो यह DC सीरीज मोटर हो जाती। ठीक है, लेकिन यह दिखाया गया है यहाँ पे बाइंडिंग और इसी को पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शंट मोटर, DC शंट मोटर। तो DC शंट मोटर की बात करें तो इसमें सूत्र जो होता है EG बराबर NP5Z/60A, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये फार्मूला होता है। इस पे रिलेटेड हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। EG बराबर NP5Z/60A, जहाँ यह N जो है नंबर ऑफ स्पीड है, P पोल्स की संख्या है, Q फ्लक्स है, Z अपना नंबर ऑफ कंडक्टर है, A आपका इसमें लैप के लिए A बराबर P होता है और वेव के लिए बराबर 2 होता है। ठीक है, और EG EMF इंड्यूस EB यहाँ पे रह जाएगा। EG होगा तो जनरेटर के लिए, EB जब रहता है तो मोटर के लिए रहता है। ठीक है, तो मोटर के लिए जो होता है EB बराबर V माइनस IARA, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे याद रखेंगे। और शंट मोटर में जो होता है ISH बराबर V/RSH होता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। और एक और आर्मेचर करंट बराबर IL लोड माइनस SH शंट करंट होता है, तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। बात करें DC शंट मोटर का, जो फ्लक्स होता है लगभग समान होता है। ठीक है, समान होता है इसका फ्लक्स, और इसका अनुप्रयोग जो है, प्रयोग कम लोड वाली मशीन में स्थिर गति से चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका लकड़ी का रंदा हो गया, पॉलिशर, ब्लोवर और छपाई मशीन, ये सब में DC शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, DC शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, निम्न में से किस सेल का जीवन काल अन्य प्राइमरी सेल की तुलना में उच्चतम होता है? पहला सिल्वर ऑक्साइड सेल, दूसरा एल्कलाइन सेल, तीसरा डाई सेल, चौथा है लिथियम सेल। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिथियम सेल। जो लिथियम सेल का जीवन काल होता है वह ज़्यादा होता है। ठीक है, यह 1.57 से लेके 5 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक होता है लिथियम सेल। ठीक है, और ये प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है।
तो सिल्वर ऑक्साइड सेल, एल्कलाइन सेल, ड्राई सेल, यह सभी प्राइमरी सेल के कैटेगरी में आते हैं। सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसे चार्ज नहीं कर सकते। और जबकि सेकेंडरी सेल में क्या होता है, एक बार उसे हम यूज कर लेते हैं फिर उसे चार्ज करके दोबारा यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें लेड एसिड सेल सबसे अच्छा सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सभी सेल की तुलना में उच्चतम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमिगत केबल में वार्निशिक्त कैम्ब्रिट ... से संचेतित और ... से विलेपित होता है। मतलब अंडरग्राउंड केबल में पूछ रहा है, वार्निशिक्त कैम्ब्रिट ... से संचेतित और ... से विलेपित होता है। पहला है सिंथेटिक यौगिक रबर वार्निश, दूसरा है सूत कपड़े वार्निश, तीसरा सिलिकॉन इस्पात विद्युत रोधक तेल, चौथा रासायनिक सूत्र से लुगदी बनाए गए कागज और वार्निश। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका सूती कपड़े होते हैं और वार्निश होता है। यहाँ पे सूती कपड़े हो जाएगा और संचेतित किया जाता है वार्निश से। ठीक है, ये अंडरग्राउंड केबल में जो प्रोटेक्शन होता है उसका कवर होता है इंसुलेशन, वो सब का ये सबसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें जो अंडरग्राउंड केबल होता है तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। देखिए, संरचना के आधार पर केबल का जो वर्गीकरण होता है, सामान्य केबल जो होता है ये 11 kV से नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो बेल्टेड केबल होता है, बेल्टेड केबल वह 11 kV से 22 kV तक प्रयोग किया जाता है। बात करें स्क्रीन केबल, तो स्क्रीन केबल का 22 kV से 66 kV तक प्रयोग किया जाता है। तो ये सब एग्जाम में पूछता है दोस्तों। चौथा आपका दाब केबल यानी प्रेशर केबल, प्रेशर केबल का प्रयोग 66 kV से ऊपर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है दाब केबल का प्रयोग कितना kV से ऊपर किया जाता है, तो आप बताएंगे 66 kV से ऊपर किया जाता है। अगला है ऑयल प्रेशर केबल, तेल दाब केबल जो होता है 132 kV से 220 kV तक किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ऑयल प्रेशर केबल होता है 132 से 220 kV तक किया जाता है। तो गैस दाब केबल में SF6 गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, 220 kV तक जो ऊपर प्रयोग की जाती है उसमें SF6 गैस प्रयोग की जाती है। तो ये सब तालिका आप अच्छे से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे है SF6 गैस जो होती है 3 से 5 kg/cm² होता है। SF6 गैस अधिक दाब पर द्रव में बदल जाता है जिससे नुकसान नहीं होता। दाब ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्किट ब्रेकर संचालित नहीं होता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे और देखते लेते हैं तेल केबल से रिलेटेड वोल्टा के आधार पर। तो केबल को वोल्टा के आधार पर निम्न भाग में विभाजित किया गया है। पहला लो वोल्टेज केबल, जो LT टेंशन केबल होती है, LT केबल वह 1000 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। ठीक है, और दूसरा हाई टेंशन ST केबल जो होती है वह 11000 वोल्ट यानी 11 kV तक प्रयोग की जाती है। तीसरा सुपर टेंशन या ST केबल जो होती है 22 kV से 33 kV तक प्रयोग की जाती है। चौथा है एक्स्ट्रा हाई टेंशन EXT, जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होती है 33 kV से 66 kV तक प्रयोग की जाती है। बात करें अति सुपर वोल्टा केबल जो होती है 132 kV से ऊपर प्रयोग की जाती है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड से ये सब को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और अपने दिमाग में, माइंड में इसे याद कर लेंगे, रख लेंगे। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा केबल से रिलेटेड। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। तो ये चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है, इसकी पहचान करना है। चेतावनी चिन्ह का हम जानते हैं त्रिभुजाकार होता है, वह चेतावनी चिन्ह का होता है। ठीक है, तो यह दिखाया गया है, क्या दिखाया गया, पहला खतरे का सामान्य चेतावनी जोखिम है, दूसरा लेजर विकिरण है, तीसरा रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन है, विस्फोटक का खतरा है, चौथा रिस्क ऑफ फायर, आग का खतरा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है यह लेजर विकिरण होता है।
ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर विकिरण है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। एक एकल ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता क्रमशः 110 वोल्ट 25 वोल्ट है। प्राथमिक वर्तनों में n और द्वितीयक वर्तनों में n2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे V1 बराबर दे दिया है 110 वोल्ट और V2 बराबर दे दिया है 25 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें N1 और N2 का मान ज्ञात करना है। तो दे दिया है ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है। तो क्या करेंगे, N1 बराबर V1 इंटू 8 कर देंगे। तो V1 का मान क्या है, 110 है, इंटू 8 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 88 हो जाएगा, यानी 880 जो हो जाएगा N1 का मान हो जाएगा। N1 का मान कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। इसी तरह N2 बराबर V2 इंटू 8। तो V2 का मान कितना है, 25 है, तो 25 इंटू 8, तो गुणा कर लेंगे 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा N1 का मान 880 आ गया और N2 का मान 200 आ गया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में दिया है N1 बराबर 880 और N2 बराबर 200 दिया है। तो फार्मूले से इजीली से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे दे दिया है आपका क्वेश्चन में, ये जो प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है, ठीक है। तो इजीली से N1 बराबर V1 इंटू 8 कर देंगे और N2 बराबर V2 इंटू 8 कर देंगे। इससे आप निकाल लेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। N1 बराबर 880, N2 बराबर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। पहला दिया है समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं। दूसरा, समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक दक्ष होते हैं। तीसरा, इसमें बेहतर वोल्टता नियमन होता है। चौथा, ये छोटे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जो गलत है, ऑप्शन ए गलत बोल रहा है कि समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं। तो अधिक महंगे नहीं होते हैं, ये कम महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग उसी पर रहती है। और जबकि जो 3 फेज होते हैं द्विकुंडल ट्रांसफार्मर होते हैं डबल वाइंडिंग होती है, तो खर्चा भी ज़्यादा लगता है। तो ऑप्शन ए इसमें गलत दिया है। बाकी दूसरा सही दिया है, ये अधिक दक्ष होते हैं। तीसरा भी सही दिया है, वोल्टता नियमन अच्छा होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। चौथा भी यह छोटा होता है, सही बात है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें हम टैपिंग करके वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होती है बहुत ही सरल होती है और इसका आकार भी छोटा होता है, ठीक है। और इसमें चालक की भी बचत होती है और यह सस्ता भी होता है और वोल्टेज रेगुलेशन भी इसका अच्छा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेतक यंत्रों के लिए निम्न में से कौन सा बल आवश्यक है। पहला विक्षेपण बल, दूसरा नियंत्रण बल, तीसरा अवमंदन बल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जो संकेतक यंत्रों के लिए जो आवश्यक बल होता है वह तीनों होता है। विक्षेपण बल भी आवश्यक होता है और कंट्रोलिंग टार्क नियंत्रण बल भी आवश्यक होता है और डैम्पिंग टार्क भी आवश्यक होता है। क्यों, देखिए जैसे कोई भी सुई हमारा पॉइंटर है, तो जब यहाँ से डिफ्लेक्ट होती है यानी दिखाने के लिए डिफ्लेक्ट होती है, तो अगर ऐसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए विक्षेपण होता है, तो उसके लिए कंट्रोल होता है, इसके विपरीत कार्य करता है विक्षेपण के। और ये आगे पीछे न हो, हिले न पाए, उसके लिए मतलब वाइब्रेट न करे, उसके लिए हम अवमंदन बल का प्रयोग करते हैं, डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। इसलिए तीनों आपका आवश्यक होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य भार पर 11 kV/440 वोल्ट
100 kVA ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टता 426 वोल्ट है। पूर्ण भार परिस्थितियों में 0.92 शक्ति गुणांक पर द्वितीयक वोल्टता 410 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन की गणना करें। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बटा V फुल लोड होता है। तो यहाँ पे नो लोड जो दे दिया है वह 400 आपका कितना है 410 है। ठीक है, जो नो लोड होता है वह 410 दिया है आपका, 410 हो गया। और यहाँ पे फुल लोड जो होता है द्वितीयक वोल्टता 426 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे गलत दे दिया है, ये द्वितीयक के स्थान में प्राइमरी रहना चाहिए, तो प्राइमरी ए हो जाएगा और ए सेकेंडरी ए हो जाएगा। ठीक है, तो फुल लोड कितना है, फुल लोड का मान 426 है और नो लोड का मान 410 है। तो मान रख देते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है फुल लोड माइनस नो लोड बटा के नो लोड बटा के नो लोड। तो यहाँ से कर लेते हैं, आपका हो जाएगा 426 माइनस, तो दोस्तों मेनली जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपका ए नहीं होता है, तो परसेंटेज वी आर बराबर होता है वी नो लोड, जो पहले लिखवाए थे वो सही था, वी फुल लोड बटा वी फुल लोड। तो एक क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, तो वी फुल नो लोड जो दिया है कितना है, नो लोड यहाँ पे द्वितीयक दे दिया 426, जबकि यह नो लोड रहना चाहिए। नो लोड जो होता है फुल लोड से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए नो लोड मान लेते हैं 426 और फुल लोड मान लेते हैं 410। ठीक है, तो उस पे निकालेंगे तो 400 वी आर बराबर 426 माइनस 410 बटा क्या हो जाएगा नीचे आपका 410, फुल लोड माइनस नो लोड बटे फुल लोड 410। तो इसी को निकाल देंगे जब, तो आज का आ जाएगा 16 बटे 410, या इसको प्रतिशत में जब बदल लेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 3.9। इसी को हम 4% भी लिख सकते हैं या 3.9% भी लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, नहीं तो नेगलेक्ट करके अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है, सूर्य का, पवन का, ज्वार का, नाभिकी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिकी का गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में नहीं करते हैं। जो नाभिकी होता है यह पारंपरिक विद्युत का स्रोत है। ठीक है, यानी कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स है, जबकि सूर्य, पवन और ज्वार ये सब नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी और डीसी में बदलने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला मोटर जनित सेट, दूसरा घूर्णी परिवर्तन, तीसरा मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए उपयुक्त तीनों का प्रयोग कर लिया जाता है, यानी मोटर जनित सेट के द्वारा भी एसी को डीसी में बदला जा सकता है, घूर्णी परिवर्तन के द्वारा भी एसी को डीसी में बदला जा सकता है, और मरकरी आर्क दृष्टिकारी के द्वारा भी एसी को डीसी में बदला जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.7 स्क्वायर mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई ज्ञात करें, यानी तार की लंबाई ज्ञात करना जिसमें 0.3 ओम का प्रतिरोध है, तांबे की प्रतिरोधकता 0.017 माइक्रो ओम मीटर दी गई है। तो देखिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे R इक्वल रो L बटे ए। तो R बराबर दे दिया हमें कितना 0.3 ओम, और रो बराबर दे दिया है
कितना दिया रो बराबर 0.017 माइक्रो है, तो ओम में बदलेंगे तो -6 कर देंगे। और यहाँ पे एल को ज्ञात करना है। ए बराबर दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 स्क्वायर mm² दिया है ना, तो 1.7 कर लेंगे, इनको -3 करेंगे लेकिन स्क्वायर है तो -6 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो R इक्वल रो L बटे ए या L बराबर RA बटे रो, तो मान रख देते हैं। R का मान 0.3 इंटू ए का मान कितना है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 0.3 R का मान है, ए का मान कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 है, बटा के रो का मान कितना है 0.017 इंटू 10⁻⁻6, तो -6 ऊपर है -6 नीचे कट जाएगा। तो और इसको जब हम काट लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.3 इंटू 10 आ जाएगा या 30 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एल का मान कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 60 दिया है, दूसरा 30, तीसरा 40, चौथा 20, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 मीटर। तो आप लोग दोस्तों इजीली से लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिएगा और जो दिया रहेगा उसको पुट कर दीजिएगा और लेंथ का मान ज्ञात हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 30 मीटर। क्वेश्चन अगला है, अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है? वर्ग ए और बी में, वर्ग ए में, वर्ग डी में, वर्ग बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ग डी में शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है, यानी ड्राई पाउडर का प्रयोग इसमें उपयुक्त वर्ग डी में प्रयोग किया जाता है। वर्ग डी को यानी ग्रुप जो डी होता है, इसको हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें CTC, ठीक है, ये सब का हेलोन गैस, तो ये सब का वर्ग डी में प्रयोग किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, बात करें श्रेणी ए जो होता है, श्रेणी ए अग्निशामक में जो कपड़ा है, कोयला है, यानी ठोस पदार्थ कोई है, लकड़ी है, तो इस सब में अगर आग लग जाती है तो श्रेणी ए में आती है। और श्रेणी बी में जो होती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, तो इस सब में आग लग जाती है तो श्रेणी बी कैटेगरी में आती है। और श्रेणी जो सी होता है, इसमें LPG गैस, ये सब में आग लगती है तो सी में आती है। और डी जो होता है, अभी बताएं, बिजली से जो आग लगती है तो श्रेणी डी के कैटेगरी में आती है। तो श्रेणी एक कैटेगरी में हम पानी से बुझा सकते हैं आग को। और जो श्रेणी बी होती है, श्रेणी बी टाइप में हम क्या करते हैं, झाग जो फोम टाइप होता है उसके द्वारा हम श्रेणी बी को बुझा सकते हैं। श्रेणी सी जो होता है, LPG में लगी आग को मेनली ड्राई पाउडर के द्वारा हम बुझा लेते हैं। ठीक है, और श्रेणी डी में हम बताए हैं ड्राई पाउडर या CFC गैस, CTC गैस, या फिर फोम, या फिर क्या करते हैं हेलोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके बुझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है सी वर्ग नहीं दिया है, नहीं तो शुष्क चूर्ण जो रहता ऑप्शन सी के लिए ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है सी, तो इसलिए वर्ग डी के लिए भी शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, उत्पादन केंद्रों में निम्न में से किस वोल्टेज स्तर का प्रयोग किया जाता है? स्तर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला दिया आपका 66 kV, दूसरा 33 kV, तीसरा 11 kV, चौथा 44 kV। ठीक है, तो उत्पादन केंद्रों में निम्न में से किस वोल्टता का स्तर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्पादन केंद्र जो होता है वहाँ पे मेनली 11 kV का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, उत्पादन केंद्र होता है, वहाँ पे 11 kV का जनरेशन किया जाता है। तो भारत भर में जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वह 11 kV पे जनरेट करते हैं। ठीक है,
तो 11 kV बिजली घर में हमारी उत्पन्न होती है। अब उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप किया जाता है, जो स्टेप अप करने के बाद 765 kV तक हम स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 kV। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 3 कला प्रेरण मोटर। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक 3 कला प्रेरण मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल यानी 6 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि मशीन 4% सर्पण यानी स्लिप पर प्रचालित है तो घूर्णन में प्रेरित धारा की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें जो रोटर स्लिप होती है, जो रोटर स्लिप वह F/S के बराबर होती है। ठीक है, F/S के बराबर होती है, यानी FR बराबर S/F, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से समानुपाती होती है और स्लिप के भी समानुपाती होती है। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इसे भी बस लगा देंगे, FR बराबर S/F। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज है और S का मान 4% है, तो FR बराबर क्या हो जाएगा, S तो 4% है, इसको 4/100 कर देंगे तो 0.04 हो जाएगा, तो 0.04 इंटू F50 हो जाएगा, कर देंगे तो आ जाएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो 2 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी FR बराबर 2 हर्ट्ज। आपका रोटर जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वह 2 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है आपका 3 हर्ट्ज, चौथा 4 हर्ट्ज, तीसरा 2 हर्ट्ज, चौथा 1 हर्ट्ज, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 हर्ट्ज। ठीक है, FR बराबर S/F, F का मान 50 दिया है, स्लिप 4% है तो 4% है, उसे खोलेंगे प्रतिशत को 0.04 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग वाइंडिंग डीसी जनरेटर में सीरीज मोटर दिया है, डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर में 782 चालक है, इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 0.75 ओम है। मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है, बस EMF की गणना करें, यानी मोटर है तो बैक EMF का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, EB का मान, तो देखिए क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है आपका भी दे दिया है कितना 250 वोल्ट और IA दे दिया है, आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया है आपका 40 एम्पियर दिया है। ठीक है, आर्मेचर जो है मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है तो IA बराबर 40 एम्पियर हो जाएगा और RA यानी क्षेत्र प्रतिरोध कितना है 0.75 है। ठीक है, तो हम जानते हैं EB बराबर V माइनस IA RA, तो इसमें मान पुट कर देंगे तो V बराबर कितना है 250 है, IA का मान कितना है 40 है, इंटू RA का मान 0.75 है, तो 250 माइनस इसको जब करेंगे तो 4 इंटू 7.5 हो जाएगा, या इसको और खोलेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 एक अंक पे 0 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 250 में से 30 घटाएंगे तो 220 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला 230 दिया है, दूसरा 250, तीसरा 240, चौथा 220 वोल्ट, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 20 वोल्ट, 220 वोल्ट आ जाएगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, ये सब जो आर्मेचर चालक दिया है और ये सब दे दिया है लेकिन इसमें फ्लक्स नहीं दिया है, ठीक है, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक और फार्मूला होता है EB बराबर NP/Z/60, लेकिन वेव दिया है, सब दिया है, फाई नहीं दिया है, तो फाई नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम एक फार्मूला लगा के
बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए है, तो इससे हम निकाल लेते हैं इजीली से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिरोपरि वितरण लाइनों में विभागीय संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन हेतु विद्युत ऊर्जा जोड़ा जाता है, तब इनमें डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। टी ज्वाइंट, रेड टेल ज्वाइंट, पिक ज्वाइंट, वेस्टर्न ज्वाइंट। तो सर्विस कनेक्शन हेतु विद्युत ऊर्जा जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो उसे टी ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, टी संधि कहते हैं। टी संधि इस प्रकार होती है, इस प्रकार जोड़ होता है, टी प्रकार का होता है। ठीक है, इसलिए कि हम टी संधि कहते हैं। ओवरहेड लाइन में जो सर्विस कनेक्शन होता है उसको जोड़ने के लिए। बात करें जो हाई वोल्टेज की सिरोपरि लाइन में जहाँ अधिक दृढ़ता तनन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और भी मतलब ओवरहेड लाइन में जो सिरोपरि लाइन होती है उसको हम जोड़ने के लिए ज़्यादातर वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टी ज्वाइंट का प्रयोग सर्विस कनेक्शन हेतु ऊर्जा को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक प्रकार का जोड़ होता है जो परिपथ को मजबूत बनाता है और हमारा वायर जो है खिंचा हुआ रहता है, टाइट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक ड्राइव की तुलना में डीसी चालक के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। पहला दिया है, डीसी मोटर निर्धारित मान के 400% से अधिक बलाघूर्ण के प्रवर्तक और त्वरण में सक्षम होते हैं। दूसरा, एसी और डीसी एकल शक्ति रूपांतरण में डीसी चालक कम जटिल होता है। तीसरा, एसी मोटर से हल्का होता है। चौथा है, डीसी पुनर्योजन चालक प्रावस्था भारों के लिए निरंतर पुनर्योजन रीजनरेशन की आवश्यकता हो वाले अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध है। इस क्षमता वाले एसी चालन अधिक जटिल और महंगे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो डीसी चालक के संबंध में जो गलत कथन है वह एसी मोटर से हल्के होते हैं। एसी मोटर से हल्के नहीं होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, तो यही गलत ऑप्शन दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों सही दिया है। क्वेश्चन अगला हमारा, 1000 वाट ऑब्लिक 230 वोल्ट निर्धारित रेटिंग के एक बल्ब के तप्त प्रतिरोध की गणना करें। तो हम जानते हैं P बराबर V² R होता है, I² R होता है या VI होता है। तो यहाँ पे आपका वाट दे दिया है और वोल्ट दे दिया है, तो R का गणना करना है तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे P बराबर V² R या R बराबर V² P मान रख देते हैं। तो V का मान 230 × 230 बटा के P का मान कितना है? 100 है। तो 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 23 में 23 का जब हम गुणा करेंगे तो 529 आ जाएगा ओम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 529 ओम हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा, एक डीसी शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का एसी EMF विकसित करती है। 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा के लिए इसका बलाघूर्ण और विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर दे दिया है 1500 आरपीएम, EMF कितना है? 250 वोल्ट है और आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है। ठीक है, तो विकसित यांत्रिक शक्ति जो होता है, यांत्रिक शक्ति बराबर EB × IA होता है। ठीक है, EB × IA, तो मान रख देते हैं EB × IA। तो EB का मान कितना है? 250 है और IA का मान 50 है। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 125 यानी 12500। तो 12500 जब हम केवी में लिखेंगे तो मतलब किलोवाट में लिखेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक है, मतलब 12.5 kW आ जाएगा, यानी किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो विकसित यांत्रिक शक्ति कितना आ जाएगा? 12.5 kW किलोवाट आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला 15.5 वाट दिया है, गलत दिया है। दूसरा 12.5 वाट दिया है,
सही है, तीसरा 14 गलत है, चौथा है 10.5। तो दोस्तों पहले यांत्रिक शक्ति निकालने पर ही आंसर हमारा प्राप्त हो गया 12.5। ठीक है, जब शक्ति हमारी 12.5 हो गई तो टार्क कितना हो जाएगा 79.6 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए टार्क बराबर जो होता है 60 इंटू EB इंटू IA बटा 2πn होता है। ठीक है, तो मान रख देंगे इसमें 60 इंटू EB का मान 250 और IA का मान 50 बटा के 1500, n का मान 1500 है, इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7, 22 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 79.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर भार पर AC वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और भार धारा स्रोत वोल्टा से 30 डिग्री के कोण पर अग्रगामी है, अग्रगामी मतलब लीडिंग है, लोड तत्व क्या हो सकता है, शुद्ध L, शुद्ध C, शुद्ध RL भार, शुद्ध RC भार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, शुद्ध RC भार हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध नहीं होगा, RC भार हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग है, लोड के साथ लीडिंग पावर फैक्टर है, तो लीडिंग किस में होता है, कैपेसिटी में होता है, तो इसलिए RC भार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वही इंडक्टर होता तो इंडक्टर में लैगिंग रहता। ठीक है, लैगिंग रहता। क्वेश्चन अगला हमारा, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध को 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इस पर वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, V बराबर IR कर देंगे। I दिया हमारा कितना 2, B दिया, R दिया है 10, तो हो जाएगा 20 वोल्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन पे उतना टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन एक सक्रिय सेंसर नहीं है। तो सक्रिय सेंसर, पहला डायफ्राम, यह नहीं होता है, तीसरा थर्मोकपल, यह होता है, तीसरा पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस, यह भी होता है, चौथा है फोटोवोल्टाइक सेल, यह भी होता है। तो उपयुक्त जो है BCD ये सक्रिय सेंसर होते हैं, लेकिन पहला डायफ्राम ये सक्रिय सेंसर नहीं होता है। ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो सक्रिय सेंसर नहीं होता है। जो डायफ्राम होता है दाब नापने के काम में आता है। ठीक है, यह सरल विधि होती है दाब को नापने के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई दिशा में एक प्रकाश स्रोत का ... प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिया गया दीप्त फ्लक्स होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमेन लक्स, इल्यूमिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ताप तीव्रता, मतलब दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता होती है। ज्योति तीव्रता बराबर होता है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स बटा के स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है ल्यूमेन फ्लक्स पर स्टेरेडियन होता है। ठीक है, या इसी को हम जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसको हम कैंडेला बोलते हैं। ठीक है, इसका और एक मात्रक होता है जो कैंडेला होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। तो वह कौन होता है दोस्तों, वो होता है ट्रांसफार्मर हमारा। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, लेकिन वह पावर और फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तन के बदले वोल्टेज और करंट को चेंज कर देता है। तो यह होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला हमारा, संधारित्र प्रवर्तक प्रेरण चल यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। पहला, जब मोटर पूर्ण गति के साथ लगभग 75% पर पहुंचती है तो प्रवर्तक कुंडली पथ वियोजित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, जब प्रवर्तक कुंडली के साथ संधारित्र श्रेणी में जुड़ा होता है, ये भी सही है। तीसरा, संधारित्र को अत्यंत न्यून क्रम वाली सेवा के लिए बनाया जाता है। ठीक है। चौथा है,
जब मोटर पूर्ण गति से लगभग 75% पर पहुंच जाती है तो अकेले संधारित्र वियोजित हो जाता है। एक गलत बोल रहा है, तो इसमें गलत ही छांटना था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो देखिए कैपेसिटर रन मोटर में दो प्रकार का C1 और C2 प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार का जिसमें कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटर C1 जो होता है, तो वह जब हमारी मोटर 75% गेन कर लेती है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो होता है ब्रेक हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो जाता है और परपज से बाहर हो जाता है। और C2 हमारा घूर्णन काल में भी जुड़ा रहता है। ठीक है, घूर्णन काल में जब रनिंग कंडीशन में होती है उससे समय भी जुड़ा रहता है, हमारी मोटर रन करती है। तो जबकि ऑप्शन डी जो बोल रहा है, जब मोटर पूर्ण गति से लगभग 75% गति पर पहुंच जाती है तो अकेले संधारित्र वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो अकेले संधारित्र नहीं, सेंट्रीफ्यूगल के साथ वियोजित होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 एक ऐसी सामग्री है जिसमें डॉट 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 के कुछ अवलक्षण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, चालक, रोधक और अर्धचालक दोनों, दूसरा अर्धचालक, चालक और रोधक दोनों, तीसरा चालक, रोधक, चौथा है रोधक, इंसुलेटर और चालक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धचालक, चालक और इंसुलेटर। यानी कि अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें चालक और जो है इंसुलेटर दोनों का अवलक्षण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक जो होता है, अगर तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। वही इंसुलेटर में भी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। लेकिन जो चालक होता है, चालक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। ठीक है, यानी कंडक्टर जो होता है P पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि अर्धचालक और इंसुलेटर NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अर्धचालक में हमारा जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बात आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतीक चिन्ह शक्ति इलेक्ट्रॉन उपकरण को दर्शाया गया है। तो यह किस इलेक्ट्रॉन उपकरण को दर्शाया गया है? पहला है हमारा P चैनल IGBT, दूसरा P चैनल मॉसफेट, तीसरा N चैनल IGBT, चौथा है N चैनल मॉसफेट। तो उपयुक्त जो फिगर है वह N चैनल मॉसफेट दिखाया गया है। ठीक है, N चैनल मॉसफेट दिखाया गया है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल डाइऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट का जो इनपुट प्रतिरोध होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, मेगा ओम में होता है। ठीक है, मेगा ओम में होता है, क्योंकि जो मॉसफेट के गेट होते हैं वह कुचालक पदार्थ से परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, मॉसफेट भी दो प्रकार के होते हैं। जो मॉसफेट होते हैं दो प्रकार के, पहला डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, दूसरा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। तो डिप्लीशन टाइप दो प्रकार का, एक पी चैनल होता है, एक एन चैनल, और इन्हेंसमेंट टाइप भी दो प्रकार का, एक पी चैनल और एक एन चैनल होता है। यह सेमीकंडक्टर डिवाइस के पार्ट होते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। ये जो फिगर दिखाया गया है एन चैनल मॉसफेट है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, प्रेरण मोटर में निम्न में से किस प्रवर्तक का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष चालू लाइन प्रवर्तक, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इंडक्शन मोटर में उपयुक्त तीनों प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो स्क्वायरल केज रोटर होता है उसमें आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर तीनों प्रयोग किया जाता है। जबकि जो स्लिप रिंग जो मोटर होती है उसमें ये सब प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें रियोस्टेट अलग से प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा,
निम्नलिखित परीक्षण चित्र में उपकरण की पहचान करें और बताएं कि इसका प्रचालन वोल्टाप्रास क्या है। देखिए एक टेस्टर के द्वारा इसमें जो है सॉकेट में जो ब्लिंक कर रहा है, अपना टेस्ट कर रहा है, तो ये कितना तक कर सकते हैं टेस्टर के द्वारा। तो पेंचकस 400 वोल्ट 500 गलत है, नियॉन 400 500 गलत है, पेंचकस 220 230 ये भी गलत है। चौथा आपका नियॉन 100 वोल्ट से 250, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ये नियॉन टेस्टर होता है जो 100 वोल्ट से 250 वोल्ट यानी लो वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान 1 मेगा ओम तक होता है, ठीक है, इसका मान, प्रतिरोध का मान। तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित खुले नल वाल्व ओपन पाइप वाइस में भाग की पहचान करें। जो 1 नंबर का भाग है इसकी पहचान करना है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला है चल जबड़ा है, दूसरा स्पिंडल, तीसरा स्थिर जबड़ा, चौथा जो है हत्था हैंडल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो दिखाया गया है 1 नंबर, यह स्पिंडल बोला जाता है, ठीक है। और बात करें जो ए वाला होता है ऊपर, ये मूवेबल जा होता है, यानी मूवेबल जबड़ा होता है। और नीचे वाला जो होता है वो फिक्स जा होता है, जो फिक्स जबड़ा होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये फिगर जो होता है ये पाइप वाइज को दिखाया गया है, पाइप वाइज को दिखाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित उपकरण यंत्र की पहचान करें। तो यंत्र दिखाया गया है इसकी पहचान करना है। तो यह कौन सा नोच प्लायर है, पहला विकर्ण कंतर प्लायर है, चौथा कॉम्बिनेशन प्लायर, तीसरा फ्लैट नोच प्लायर, चौथा है राउंड नोच प्लायर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह जो होता है फ्लैट नोच प्लायर होता है, ठीक है। इसे हम नोच प्लायर भी बोलते हैं और इसकी आगे फ्लैट की तरफ होती है, इसीलिए इसे फ्लैट नोच प्लायर बोला गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लायर और भी तरीके से होते हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे राउंड नोच प्लायर इस प्रकार होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर इस प्रकार होता है, और एक डायगोनल प्लायर जो होता है वह इस प्रकार होता है। तो इस फिगर को आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ ले। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 6 ध्रुव 3 कला प्रत्यावर्ती 3 फेज अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की गति पर चलित है और 8 पोल ध्रुव 3 कला प्रेरण मोटर को शक्ति की आपूर्ति करता है। यदि पूर्ण भार पर मोटर का स्लिप 4% है तो मोटर की पूर्ण भार गति की गणना करें, ठीक है। पूर्ण भार गति की गणना करना है। तो अल्टरनेटर की पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो जो दिया है इसमें देखिए, P बराबर अल्टरनेटर का दिया है 6 पोल दिया है, और आपका कितना दिया है आरपीएम, 1000 आरपीएम से डोल रहा है। NS बराबर 1000 दिया है। तो फ्रीक्वेंसी इसका निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, NS बराबर होता है ना 120 F/P। तो F बराबर क्या हो जाएगा, NS इंटू P/1000। तो NS का मान रख देते हैं। तो NS का मान 1000 है, P का मान कितना है 6 है, बटा 120 हो जाएगा। तो कट जाएगा, 6 दूनी 12 50, यानी F का मान कितना आ जाएगा 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स आ गया, ठीक। F का मान 50 हर्ट्स आ गया। अब प्रेरण मोटर की गति निकालेंगे, ठीक है। अब जो है प्रेरण मोटर की गति निकाल लेंगे। तो प्रेरण मोटर की गति कैसे निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार NS बराबर 120 F/P। तो 120 इंटू F का मान 50 है और P का मान 8 ध्रुव दिया है ना, और 8 ध्रुव 3 फेज इंडक्शन मोटर में शक्ति की आपूर्ति करता है, यानी P 8 है। तो इसको निकालेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, 1500/2 यानी 750 आ जाएगा। ये 750 आरपीएम आ गया, ठीक है दोस्तों। 750 आरपीएम हो गया, आ गया। तो जब 750 आरपीएम आ गया तो इसमें स्लिप की गणना, मतलब स्लिप दे दिया 4%। तो मोटर के पूर्ण भार पर गति ज्ञात करना है। अब स्लिप का मान दे दिया है कितना, हमारा स्लिप का मान 4% दे दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं रोटर गति बराबर NS बराबर 1 - S होता है,
ठीक है। तो रोटर गति बराबर क्या हो जाएगा, NS दिया है, कितना NS निकाले हैं 750 और 1 माइनस 4% है तो 4/100 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 750 इंटू ये घट जाएगा 96/100 हो जाएगा, काट लेंगे, जब बुरा भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा NR बराबर 720 RPM आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देख लीजिए 720 किस में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 720 RPM हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक बार अपने से जरूर से रिपीट करिएगा। पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे अल्टरनेटर की, उसके बाद हम रोटर पे जो गति निकाल लेंगे, रोटर की इंडक्शन मोटर की गति निकाल लेंगे, फिर स्लिप का मान दे दिया है तो रोटर गति निकाल लेंगे इंडक्शन मोटर का पूर्ण लोड पर, तो इसलिए आज के निकालेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा आपका 720 RPM। क्वेश्चन अगला दिया है, यदि डॉट 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 दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो तारों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो उसके चुंबकीय क्षेत्र डॉट 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 करेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प दिया गया कथन के लिए उपयुक्त है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे ये दो तार है समान दिशा में प्रवाहित है तो एक क्रॉस होता है डॉट होता है और इधर अपना क्रॉस हो जाएगा ये डॉट हो जाएगा, समान दिशा में जब प्रवाहित हो रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब क्रॉस और डॉट जो मिलता है तो आकर्षित करता है अपनी तरफ, और डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस जब समान पोलरिटी के मिलते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, यदि समान मतलब दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे दो तारों को एक दूसरे के निकट जब लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो समान हो जाएगा और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, समान हो जाएगा और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। दूसरा है समान एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, तीसरा विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चौथा है विपरीत एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 और 4 हो जाएगा। जैसे देखिए समान दिशा में अगर दो चालक हैं तो क्रॉस होगा डॉट होगा, फिर क्रॉस होगा डॉट होगा, तो ये अपना क्रॉस डॉट हुआ तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो समान अगर दिशा में रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और चौथा है विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे को विकर्षित कर देंगे। देखिए अगर एक चालक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो इसमें क्रॉस डॉट होगा, और इधर जा रहा है तो इसमें क्रॉस डॉट होगा, तो डॉट डॉट मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4 ये सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला हमारा, भूमिगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर डॉट 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 की एक परत लगाई जाती है जिसमें जूट या हेसियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री होती है, तो क्या होता है, बेडिंग, क्रॉस कंडक्टर, सर्विंग, आर्मरिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेडिंग पे ऊपर जो होती है जूट या हेसियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये इलेक्ट्रिकल केबल का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे और अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, वहाँ से भी इलेक्ट्रिकल केबल का देख लीजिए, जो होता है सिम बॉस होता है, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटेलिक सीट, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्वेइंग होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें आपका जूट और हेसियन टेप का रेशेदार सामग्री प्रयोग होती है बेडिंग में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, N1 वर्तनों वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में औसत EMF कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो होता है E1 यानी प्राइमरी में जो इंड्यूस EMF होता है 4.44 F N1
5 होता है। तो N1 जब दिया है तो प्राइमरी का ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला दिया है 4.44 F1, ये गलत दिया है। दूसरा 4.44 F1 5, तो 5 वोल्ट दिया है। तीसरा दिया है आपका 4FN1 5M वोल्ट। तो यहाँ पे N1 वर्तनों, यहाँ दिया है N1 वर्तनों वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में औसत EMF कितना होगा। दोस्तों यह होता है, लेकिन यह किस में होता है, RMS में होता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितना भी आपका आ रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो RMS से आ रहा था, लेकिन आपसे यह जो पूछा है यह एवरेज का पूछ दिया है, औसत EMF। तो औसत EMF जो होता है आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4FN1 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वही RMS में पूछता तो ऑप्शन बी हो जाता, 4.44 F11 5M वोल्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे औसत में पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 4FN1 5। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 3 फेज अल्टरनेटर में स्थिर आर्मेचर के चारों ओर कम से कम डॉट वाइंडिंग स्पेस के सेट होते हैं। 6 से 120, 2 180, 3 120, 4 180। तो दोस्तों 3 फेज अल्टरनेटर जो होता है 3 फेज होता है और तीनों एक दूसरे में 120 पे इलेक्ट्रिकल डिग्री पे होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/120। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन वाइंड पावर जनरेशन के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन गलत है। पहला, आउटपुट नियत और स्थिर होता है, सही बात है। दूसरा, स्थापना इंस्टॉलेशन के बाद कम लागत पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, सही बात है। तीसरा, यह अप्रदूषकारी होती है, सही बात है। चौथा, पवन टरबाइन जनित्र की घूर्णन पत्तियां को सार्थक मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए बहुत कम क्षेत्र घुमा होना चाहिए। तो यह गलत बोल रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हम रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एक गलत दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, विद्युत शक्ति संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, पहला दिया संचरण में कम तांबे की आवश्यकता होती है, तो एक गलत बात है। संचरण में क्या होता है, संचरण में ज़्यादा तांबे की आवश्यकता होती है। दूसरा है, त्वचािक प्रभाव के कारण AC संचरण लाइनों का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, सही बोल रहा है दूसरा। तीसरा है, AC विद्युत का उच्च वोल्टेज संचरण हानियों को कम करता है, सही है। चौथा, ट्रांसमिशन का प्रयोग करके AC वोल्टेज को सुविधाजनक रूप से ऊपर या नीचे यानी स्टेप अप स्टेप डाउन कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो ये भी सही बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गलत बोल रहा है, ये सही नहीं है। संचरण में कम तांबे की आवश्यकता होती है, ये गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, उस टैपिंग को क्या कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइन को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। पहला संचरण लाइन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा सर्विसमैन, चौथा फीडर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे वितरक कहते हैं। ठीक है, जो टैपिंग को जो उपभोक्ता लाइन तक और जहाँ उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जाती है उसे हम वितरक कहते हैं। और पोल से उपभोक्ता के घर के मीटर तक जो जाता है उसे हम सर्विसमैन कहते हैं। ठीक है, और जो मेन जहाँ पावर हाउस होता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम फीडर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक संकेतक यंत्र में स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन स्प्रिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मिश्र धातु के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है, श्रांति के लिए निम्न प्रतिरोध, ये गलत बोल रहा है। दूसरा है, वाह्य चुंबकीय को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये सही है। दूसरा, निम्न ताप गुणांक, सही बात है। चौथा है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध।
तो यह भी सही है। तो ऑप्शन ए गलत दिया है, चांदी के लिए निम्न प्रतिरोध होता है, यह गलत दिया है। दोस्तों जो स्प्रिंग होती है वह फास्फर ब्रांच की बनाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻14 यानी 14 मीटर होती है, और परमाणु कोटि की होती है, और जो परमाणु त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 की कोटि की होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जो 10⁻14 होती है नाभिक की त्रिज्या होती है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 कोटि की होती है, ठीक है। और नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, और इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिक की भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये सब बात याद रखेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर में एक लैप कुंडलन है, तो इस मशीन में कितने समांतर पथ हैं? तो दोस्तों देखिए, जो लैप होता है तो लैप में ए बराबर पी होता है। तो यहाँ पे 6 पोल दे दिया है, तो पोल जब 6 है तो समांतर पथ की संख्या भी 6 हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पे वेब देता तो ए बराबर 2 हो जाता, ठीक है। इसलिए वेब अगर पूछता, लैप न पूछ के तो 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पे लैप पूछ रहा है तो लैप में 6, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। कैसे? ए बराबर पी होता है, तो पी दिया है 6, इसलिए ए बराबर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लैप में क्या होता है, करंट का मान ज़्यादा होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। वेव में क्या होता है, वेव में वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, करंट का मान कम होता है। तो लैप को हम समांतर वाइंडिंग करते हैं और वेव को सीरीज वाइंडिंग करते हैं, सीरीज वाइंडिंग। तो ये सब इफेक्ट याद रखेंगे आप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक 220 डीसी मशीन में 0.5 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है। यदि पूर्ण भार आर्मेचर द्वारा 20 एम्पियर है तो मशीन द्वारा जनरेटर मोटर के रूप में काम करने पर प्रेरित ईएमएफ। देखिए, पहले जनरेटर है तो जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ईजी बराबर होता है V प्लस IaRa, ठीक है। तो V दे दिया है कितना, 220 वोल्ट, 220 निकाल लेते हैं, 220 वोल्ट। Ia दे दिया है आर्मेचर धारा 20, और आर्मेचर जो रेजिस्टेंस दिया है 0.5 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 इधर हो गया, और 220 ये हो गया, यानी Eg बराबर 230 हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। Eg 230 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 230 कहाँ है, इसमें है। Eg बराबर 230 है और किसी में नहीं है, तो वैसे भी छट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 230 वोल्ट Eg निकल गया। अब Eb निकाल लेंगे। Eb बराबर V माइनस IaRa होता है। तो V 220 दिया है, माइनस Ia का मान 20 है, इंटू Ra का मान 0.5 है। तो 220 माइनस 10 हो जाएगा। तो घटा लेंगे तो 210 आ जाएगा, यानी जो मोटर के रूप में काम करने वाला प्रेरित ईएमएफ है वह 210 हो जाएगा, और जो जनरेटर के रूप में प्रेरित ईएमएफ काम करेगा वह 230 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं, इजीली से लगा के निकाल सकते हैं। जो जनरेटर का होता है Eg बराबर V प्लस IaRa होता है, और जो मोटर का होता है Eb बराबर V माइनस IaRa होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, डॉट 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 एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है, लघुपतन और अधिक भार से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। कौन करता है? थर्मल ओवरलोड रिले, कॉन्टैक्टर, आइसोलेटर, MCB। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। MCB जो होता है वह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है, MCB। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, डीसी विद्युत संचरण, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो पहला, बहुत उच्च डीसी वोल्टता पर विद्युत उत्पादन आसान होता है, तो यही गलत दिया है दोस्तों, क्योंकि डीसी में 650 वोल्ट तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा उत्पादन हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त ए ही हमारा गलत दिया है।
ठीक है ना। बाकी ये तीनों सही दिया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए गलत दिया है। बाकी आपका चालक पर कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है, ये भी सही है। तीसरा है डीसी लाइन में कम कोरोना होता है, सही है। चौथा है प्रेरक धारिता और काल विस्थापन कोई समस्या नहीं आती है, ये भी सही है। लेकिन ए गलत आपका है, यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, तुल्यकारी मोटर में तुल्यकालवत खोए बिना मोटर द्वारा विकसित अधिकतम बला गुण को डॉट 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 कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? पुल आउट टार कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुल आउट टार कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है ना, क्योंकि जो विकसित अधिकतम बला गुण होता है उसे हम पुल आउट टार कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो आपके आगामी यूपीपीसीएल एग्ज़ाम या डीआरडीओ एग्ज़ाम या फिर एएलपी सीबी2 एग्ज़ाम, बार्क या फिर बिहार जो इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी होने वाला है उसका डिप्लोमा बीटेक पे, उसमें सभी के लिए, या आईटीआई एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।